हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके आज CTI का एग्जाम हुआ था 17 जुलाई। तो आज आपकी जो 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था CTI एंट्रेंस एग्जाम हुआ था जो 17 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट में कैसा पेपर आया था, आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसका हम पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। और सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में अगर किसी ने पेपर दिया है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताएं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे, उनका मैं एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। और तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कैसा पेपर आया था आपके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, ये रही निम्मी पैटर्न पे आधारित जो आपके प्रश्न पूछे गए थे CTI एंट्रेंस एग्जाम के। इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहे हैं हम। तो इलेक्ट्रीशियन में जो सबसे पहले आपके क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे मिले हैं क्वेश्चन लगभग आपके निम्मी पैटर्न के, जो आपके भारत स्किल पे जो दे रखे हैं मॉक टेस्ट, लगभग वही क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग 50%। तो क्रिपिंग से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था क्रिपिंग से क्या फ़ायदा है। तो क्रिपिंग से हमें ये फ़ायदा है कि अवॉइड लूज कनेक्शन, मतलब जो आपके ढीले कनेक्शन और संयोजन होते हैं उनको टालता है, मतलब उन्हें उन ढीले संयोजन होने से बचाता है। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो दे रखा है, अगला जो पूछा गया था, विच टाइप ऑफ DC जनरेटर वर्क इन एब्सेंट रेजुलर मैग्नेट, मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का जनरेटर काम करता है। मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं होने के बावजूद भी ऐसा कौन सा जनरेटर है जो वोल्टेज उत्पन्न करता है और काम करता है। तो वो होता है आपके सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, जिसे आप पृथक उत्तेजित जनरेटर कहते हो। तो उसका यह आपके वो वाला जनरेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, जिसने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिया है वो कमेंट करके जरूर बताए कि इसी तरह के आपके क्वेश्चन आए थे और ये क्वेश्चन आए थे। और सेकंड शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट के भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि कैसा पेपर आपका आया था। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। रोटर रियोस्टेट स्टार्टर का प्रयोग आपके स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए आपके रियोस्टेट रोटर स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो पूछा गया था आपके, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 6 पोल दे रखे हैं। और यहाँ पे ऐसी कला प्रयुक्त तुल्यकालिक गति यानी एन पूछा है। यहाँ पे जो आपके तुल्यकालिक गति का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे एन बराबर हो जाएगा आपके, मतलब एफ बराबर आपके होता है PN बराबर 120 होता है। तो आप जैसे इसे कन्वर्ट करोगे तो एन बराबर हो जाए आपके 120 इंटू एफ इंटू अपॉन यहाँ पे पी हो जाएगा। तो जैसे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके आंसर आएगा इसमें 1000 RPM आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा वो आपके 1000 RPM हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो मुझे क्वेश्चन मिला है यहाँ पे मोटर में घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। तो घूर्णन प्रति मिनट यानी जो रूट RMS रूट पर मिनट यहाँ आपके होता है, जो आपके RMS मान होता है, RMS नहीं कह सकते, मतलब रूट पर मिनट जो आपके मान होता है, जिसे आप कहते हैं वर्ग मध्य मान, उसको मतलब जो आपकी मोटर की गति होती है जिसे कहते हैं आपके मोटर की गति हो, उसको मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है आपके टेकोमीटर के द्वारा आप मतलब मोटर की गति को माप सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका टेकोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्रिपिंग के फायदे क्या हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, व्हाट इज़ द एक्सपेंड, मतलब ECC की यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो ECC की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे अर्थ कनेक्टिविटी कंडक्टर, यहाँ पे इसकी सही फुल फॉर्म हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा भी आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी ट्री वायरिंग है वो सबसे ज़्यादा किस स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो वो आपके जो होता है मल्टी स्टोरेज, यानी जो बहुमंजिला इमारत होती है उसमें आपके ट्री सिस्टम वायरिंग का प्रयोग किया जाता है सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे मतलब यूनिक क्वेश्चन पूछा गया था, आज तक आपने बहुत कम एग्जाम में ऐसा देखा होगा, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है। आपसे चांदी का मतलब प्रतिरोध पूछा गया हो, मतलब चालकता पूछी गई हो, तो पर पहली बार मैंने देखा है कि मतलब चांदी का रासायनिक तुल्यांक भी पूछा गया है। तो जो चांदी का रासायनिक तुल्यांक है वो आपके 1.1182 mg प्रति कूलाम होता है, जो काफ़ी बच्चों कम करके आए होंगे इसको क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपके 118 पॉइंट मतलब समथिंग इसका कुछ आंसर होगा।
यहाँ पे आप देख सकते हो। सीसा अम्ल बैटरी की आवेशन की रासायनिक क्रिया के धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, मतलब जो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है उसकी जो आपके पॉजिटिव प्लेट होती है, पॉजिटिव जो प्लेट होती है वो किसकी बनी होती है, तो आपकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है वो बनी होती है लेड पर ऑक्साइड यानी PbO2, और नेगेटिव प्लेट की बात करते हैं तो यहाँ पे Pb की बनी होती है यानी लेड पर ऑक्साइड की बनी होती है यहाँ पे। अगली जो क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया कार्बन जस्ता शुष्क सेल का कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है, मतलब जो आपके शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है, तो वो होता है आपके अमोनियम क्लोराइड का उपयोग आपके शुष्क सेल में या कार्बन शुष्क सेल में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ग्लूकोज बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का क्या कार्य है, तो जो ग्लूकोज रिले होती है आपके जिसका सही कार्य हो जाएगा आपके सबसे पहले जो इसका कार्य हो जाएगा आपके तेल के प्रवेश को नमी से सुरक्षा का प्रदान करना है सबसे पहले, तो उसके बाद में आपके शोषण ये अतिभार से भी इसके आपकी सुरक्षा करती है ट्रांसफार्मर की। तो इसमें कंफर्म ये था कि मतलब ग्लूकोज रिले का पूछा गया था या फिर आपके ब्रीदर का एक क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, तो ब्रीदर का शोषण नलिका का काम होता है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 3 फेज ऐसी परिपथ में कालांतर मतलब फेज अंतराल कितना होता है, तो 3 फेज में आपका 120 डिग्री आपके फेज कालांतर अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया गया है कालांतर, यहाँ पे देख सकते हो कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या है, जो आपका कला अनुक्रम मीटर होता है ना फेज जो आपके फेज मापने वाला जो मीटर होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है टू इंक्रीज द करेक्ट फेज सिक्वेंस ऑफ द 3 फेज सिस्टम, मतलब इसका जो कार्य होता है वो इंक्रीज करना, मतलब उसको मतलब जो आपके सही जो फेज क्रम होता है उसको आगे बढ़ाना इसका फेज आपके अनुक्रम मीटर का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई आसपास की धातु में कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आसपास की धातु में रखा गया प्रभाव होता है आपके भंवरदान आरी आपके ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे रिलेक्टेंस की ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे ऐसी थ्योरी से आपके ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो आपके पास शिफ्ट का पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे आप कमेंट करके बता सकते हो। रिलेक्टेंस का जो मात्रक है यहाँ पे होता है एम्पेयर टन प्रति वेबर, आपके रिलेक्टेंस का ये मात्रक होता है जिसे आप प्रतिष्ठम भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे MMF होता है जो आपके चुंबकीय विद्युत वाहक बल होता है उसका जो मात्रक होता है वो आपके एम्पेयर टन होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, संधारित्र के मान को कैसे कम किया जा सकता है, तो संधारित्र जो आपके कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस होता है उसको कैसे कम किया जाता है, तो जो आपके प्लेटों की जो बीच की दूरी है प्लेटों इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसको मतलब घटा करके आप मतलब उसकी दूरी को बढ़ा करके आप संधारित्र के क्षेत्र का मान को बढ़ा सकते हो, मतलब ये जो आपकी धारिता है उसको कम किया जा सकता है, तो प्लेटों की दूरी के बीच को बढ़ाकर आप धारिता को कम कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें 200 वाट और 240 वाट के यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन है, तो यहाँ पे 2 लैम्प सीरीज में कनेक्शन है, तो 240 आवृत्ति में श्रेणी में जो कुल शक्ति कितनी होगी, तो इसमें जो आपकी कुल शक्ति P बराबर आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो आपका जो फॉर्मूला होता है इसमें P बराबर VI समथिंग ऐसा फॉर्मूला होता है, तो जैसे आप इसको लगाओगे तो आपके समथिंग आंसर इसमें ऑप्शन नंबर ए आंसर इसमें आपके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे यदि एक हुए चालक को मतलब यहाँ पे दिया गया एक हुए चालक को 7/140 अंकित किया गया है, तो 1.40 क्या दर्शाता है, तो इसमें आपको बताना है कि 1.40 आपके इसमें क्या दर्शाता है, तो जो आपके 1.40 है वो आपके सभी चालकों के प्रत्येक व्यास को दर्शाता है इसमें, तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इसमें ही आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों का जोड़ का उपयोग किया जाता है, तो जंक्शन बॉक्स जो आपके जंक्शन वायरिंग होती है उसमें कौन से जॉइंट का प्रयोग किया जाता है, तो आपके रेड टेल वायरिंग होती है जिसका रेड टेल जॉइंट होता है उसका प्रयोग आपके जंक्शन बोर्ड में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे जो पूछा गया था मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह
के पश्चिम भाग का रंग क्या है, मतलब जो सचेत जो वार्निंग चिन्ह होता है, आपके वार्निंग चिन्ह होता है उसके पृष्ठभूमि का भाग इसमें पूछा गया। तो जो आपकी वार्निंग चिन्ह की पृष्ठभूमि होती है पीला आपके इसका रंग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्रीपिंग का मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे शायद रिपीट हो गया। और जो क्वेश्चन भेजे गए हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं यहाँ पे इनको भी देख लेते हैं। क्रॉस कट जो आपकी छेनी होती है, क्रॉस कट से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब जो आपकी छेनी है इनसे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मुझे 1-2 ही मिल पाए। यहाँ पे क्रॉस कट जो छेनी होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है खाँचों को काटना और वो हब की को मतलब यहाँ पे हब की वे को भी काटना। इसका 2 उद्देश्य इसके प्रमुख माने जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, घरेलू उपकरणों में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट का सामान्य तापमान कितना होता है। जो हीटिंग एलिमेंट बना होता है वो आपके नाइक्रोम का बना होता है। इसका सामान्य तापमान होता है वो 1150 डिग्री से लेकर 1450 डिग्री होता है। पर वहाँ पे ऑप्शन में लगभग 800 से 900 के बीच में दिया गया था, तो जो दिया गया था उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट में पूछा गया हो तो यहाँ पे 2100 आपके फ़ारेनहाइट इसमें आपका आंसर हो जाएगा। पूर्ण चार्ज स्थिति में बैटरी या सेल का इलेक्ट्रोलाइट विशिष्ट गुरुत्व यहाँ पे कितना होता है, तो आपके जो पूर्ण चार्ज में होता है वो आपके 130 आपके इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगर अर्ध चार्ज पूछता तो इसमें अर्ध चार्ज में आपके 120 से लेके 125 इसमें सही आंसर हो जाता है। 1.20 से 1.25। या अगर आपके डिस्चार्ज में पूछता तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है 1.4 से यहाँ पे 1.20 इसमें आपके सही आंसर हो जाता है। और अगर इसमें फुल चार्ज पूछा है तो 1.28 से लेके 1.30 समथिंग इसमें आपका सही आंसर था। जो आपके ऑप्शन दिया गया था 1.30 इसमें सही आंसर दिया गया था। मोटर की प्रति मिनट क्रांति को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको जो क्रांति जो शब्द दिया गया था इसका मतलब है कि आपके आरपीएम जो मान होता है उसको मापने के लिए रूट पर मिनट जो आपके मान होता है उसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वो आपके टेकोमीटर का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन दिया गया 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति तुल्यकालिक गति कब कहलाती है। तो आपको इसका मुझे कुछ शो नहीं है, इसका मुझे मिल नहीं पाया इसका आंसर, क्योंकि जल्दी मैं ढूंढ नहीं पाया। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर कौन सा होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे या फुल लोड पे होता है या फिर नो लोड पे होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी जो तुल्यकालिक गति होती है वो आपके फुल लोड पे ही होगी। तो आप कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पे जो प्रतिरोधक से पूछा गया था, यहाँ पे 4 बैंड लाल रंग की सही शून्यता कितनी होगी, मतलब 4 बैंड दे रखे हैं उसकी लाल रंग है उसकी सही शून्यता कितनी होगी। तो ये आपकी जो लाल रंग की जो सही शून्यता होती है आपके ±2% इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था RMS ऐसी साइन वेव वैल्यू ऐसी वोल्टेज में, मतलब RMS की जो साइन वेव की वैल्यू है वो ऐसी 10 वोल्टेज पर कितनी होगी। तो जैसे आपको पता है RMS जो वैल्यू होती है वो आपके 0.70 IMAX होती है। तो जैसे आप 0.70 IMAX को 10 वोल्ट से इंटू कर दोगे तो आपको जो आंसर आ जाएगा इसमें 7.707 IMAX इसमें सही आंसर आ जाएगा आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षित चुंबकीय कौन सा प्लेटिंग में बता चुका है। और अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें एडिशन स्क्रू लैंप वाटेज कितना होता है। तो आपके एडिशन लैंप होता है उसका वाटेज कितना होता है, तो लगभग 100 से लेकर 300 तक आपके इसमें एडिशन स्क्रू लैंप का वाट होता है, मतलब इतने वाट तक ये बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था अपरेंट पावर जो आभासी शक्ति होती है उसको किस में व्यक्त किया जाता है। तो इसको आपके वोल्ट एम्पियर में आपके इसको आभासी शक्ति को व्यक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन वेव RMS वैल्यू इक्वल टू, मतलब साइन वेव RMS वैल्यू किसके समान है, तो आपके 0.707 IMAX इसमें आपके सही आंसर है। वितरण बोर्ड के समान का क्या वर्गीकरण है। तो ये क्वेश्चन मिल चुका है पर इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया। अगर आपको पता है ज़रूर कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। पेज को ठीक करने से पहले पायलट छेद का व्यास कितना होता है, तो आप कमेंट करके बताएं। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया। 12 होता है, 38 होता है, या फिर आपके 19 होता है, या फिर आप इसके 40 होता है। तो क्या इसका सही आंसर होगा, कितना mm इसका सही व्यास होता है। लगभग मुझे जहाँ तक लगता है इसका जो सही व्यास होगा वो 38 ही समथिंग होगा। आप कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर कौन सा होगा। 3 फेज AC सर्किट में चरण विस्थापन क्या होगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा निम्न पैटर्न इसमें दिया गया है। तो चरण विस्थापन का मतलब होता है फेज अंतराल कितना होगा, मतलब तो 120 डिग्री इसमें आपका फेज अंतराल होता है 3 फेज वाइंडिंग। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे
हर 100 हर्ट्ज दिए गए थे और 2 हेनरी दिए गए थे, तो रिएक्टेंस यहाँ पे ज्ञात करना था। रिएक्टेंस का जो आपको फॉर्मूला होता है यहाँ पे 2 XL बराबर 2πfl होता है, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके आंसर आ जाएगा 1257 हेनरी, आपके लगभग ये आंसर आ जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पे ECC का यहाँ पे फुल फॉर्म मैंने आपको बताया दिया था, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर इसकी फुल फॉर्म होती है। रिफिल वोल्टेज को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको ऑसिलेटर का इसका उपयोग, मतलब 2 लीटर होता है, उसका उपयोग आपके रिफिल फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए किया जाता है। और GI पाइप का आंतरिक व्यास कितना होता है, तो GI पाइप का जो आंतरिक व्यास होता है वो आपके 12.5 mm समथिंग इसका व्यास होता है। तो ये इसमें दे रखा है। एक आपके जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो AC की जो आपके एवरेज जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो आपकी होती है 0.637 आपके ये एवरेज वैल्यू आपके AC की होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन जो आपके आज के CTIs के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 2000 मतलब आपके 17 जुलाई जो आज एग्ज़ाम हुआ था, सुबह की शिफ्ट जो थी आपकी 9 बजे से लेके जो 11 बजे की जो शिफ्ट थी, उसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे इलेक्ट्रीशियन तौर से, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर सेकेंड शिफ्ट के और थर्ड शिफ्ट के आप क्वेश्चन मुझे भेज दोगे तो उसके मैं एनालिसिस करके उसके भी सही आंसर आपको बता दूंगा। तो जैसे इसका रिजल्ट आ जाएगा तो उसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।